वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 में। और मैं अखिल वाटी आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ फिजिक्स की। स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम उस क्वेश्चन, उन फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले एक पार्ट बना चुके हैं फिजिक्स के ऑल फॉर्मूलों का, तो ये सेकेंड पार्ट है। और यदि फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखें। स्टूडेंट्स, दूसरी बात यह है कि स्क्रीन पर आपको फॉर्मूले मिलेंगे, उन फॉर्मूलों को मैं विद कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो आप स्क्रीन पर फॉर्मूला देख लीजिए और मैं आपको एक्सप्लेन करके उन फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए मैं शुरुआत करता हूं। फर्स्ट स्क्रीन आ चुकी होगी आपके स्क्रीन पे। जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें लिखा है, जो पहले तो ये सुनो कि ये जो फॉर्मूले लिए गए कौन से चैप्टर से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से, जिसको ग्रेविटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। स्टूडेंट, सबसे शुरू में जो लिखा है वो कॉन्सेप्ट लिखा है, वो कॉन्सेप्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। आप यहां देखिए कि गिरोह की गति संबंधी जो नियम थे वे किसने दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गिरोह से जो संबंधित नियम थे वे गति से संबंधित नियम किसने दिए थे, तो केपलर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गिरोह से संबंधित नियम दिए थे, गिरोह की गति से संबंधित नियम दिए थे। स्टूडेंट्स, 3 नियम दिए थे, लेकिन इन 3 नियम में हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो सबसे लास्ट का नियम था केपलर का, थर्ड लॉ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आपके सामने भी लिखा है कि टी स्क्वायर जो साइन लगा है, जो समानुपाती का साइन लगा है, तो r की पावर 3 के बराबर होता है। जो t होता है यो होता है गिरोह का परिक्रमण काल, और जो r होता है यो होता है बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी? ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी, क्योंकि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। स्टूडेंट्स, तो इसमें लिखा भी है इसका अर्थ कि ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होता है। स्टूडेंट्स, याद रखना कि ग्रह से जितना अधिक दूर होगा ग्रह सूर्य से, तो उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होता है, क्योंकि जब दूरी बढ़ेगी तो परिक्रमण काल भी बढ़ेगा। स्टूडेंट्स, ये स्लाइड आदि आपको समझ आई, तो नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है गुरुत्वाकर्षण का नियम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, F बराबर होता है G m इंटू एम डैश अपॉन आर स्क्वायर, जहां m जो है वो एक पिंड है और m डैश जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, और r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, और जो कांस्टेंट है, देखिए कांस्टेंट है इसमें सबसे अच्छा है वो कांस्टेंट समझिए। तो कांस्टेंट क्या लिखा है? कांस्टेंट लिखा है कि G, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक, जिसका मान याद रखना है अपना, मान कितना होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और जब इसका मात्रक लिखते हैं तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और जब आपको मात्रक मिल गया है तो आप इसकी विमा भी निकाल सकते हो। और जो इसके नीचे लिखा है वो है यो एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। जो सार्वत्रिक नियतांक है यो कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। तो नेक्स्ट जो है स्लाइड, उसमें देखिए, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा है, नेवी में कॉन्सेप्ट बना हुआ है, तो लिखा है कि गुरुत्वीय बल तथा वैद्युत बल का अनुपात, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है या वैद्युत बल है, तो उनका अनुपात कितना होता है? तो आप याद रखना कि उनका अनुपात होता है 10 की पावर -43 के लगभग बराबर होता है। स्टूडेंट, सामने लिखा है Fg अपॉन Fe, जो लगभग किसके बराबर होता है? 10 की पावर -43 के बराबर होता है, याद रखना है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट स्लाइड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन G एंड G। देखिए, एक होता है G, जो इसे स्मॉल g बोलते हैं, उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और जो कैपिटल G है इसको बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक, जिसका मान 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस के कितने होता है? 11 होता है। उसके नीचे हमारा इसमें संबंध रिलेशन लिखा है कि G बराबर, छोटा जो G है वो बराबर होता है बड़े G इंटू m अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है। स्टूडेंट, जो m है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, और जो r है वो पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इसके नीचे एक चीज और लिखी है स्टूडेंट्स, जो इसी फॉर्मूले से बनी है कि जो G है, स्मॉल g है, वो किसके समानुपाती होगा? वो द्रव्यमान के समानुपाती होगा। और जो G है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, पृथ्वी की त्रिज्या के इस वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और पृथ्वी की त्रिज्या हम सभी जानते हैं कितनी होती है? 6400 किलोमीटर होती है। और यदि मैं धारिता पूछता हूँ पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, जो कि मैंने एक बार जो प्रैक्टिस सेशन था उसमें धारिता वाला कॉन्सेप्ट क्लियर भी करा चुका हूँ, तो उसकी धारिता कितनी होती है पृथ्वी की? 711 माइक्रोफैरड। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्लाइड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें हमने फॉर्मूला नहीं लिखा जिससे कॉन्सेप्ट बना है, इसमें लिखा हुआ है कि जब घनत्व नियत रहता है, क्या रहता है? कि जब घनत्व नियत रहता है, तो इसमें रिलेशन लिखा है G में, गुरुत्वीय त्वरण में, और त्रिज्या में, और डेंसिटी जो स्मॉल d है, डेंसिटी बोलते हैं जिसको
जिसको घनत्व बोलते हैं, और आर ई जिसको पृथ्वी की त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन इससे पहले हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि स्मॉल जी बराबर होता है 4/3 पाई रो जी आर। रो को हम घनत्व बोल रहे हैं, डी को हम घनत्व बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स याद रखना है, रो बोल दो या डी बोल दो, क्योंकि डेंसिटी भी घनत्व होता है और रो से इसे घनत्व को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला लिख लिया होगा। तो फॉर्मूला क्या है, जी बराबर 4/3 पाई रो जी आर या डी जी आर। तो इसका मतलब यदि रो कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, घनत्व नियत है, तो आर किसके, जी किसके बराबर हो जाएगा, आर ई के। लेकिन यदि घनत्व ही नियत नहीं है तो आर जी किसके बराबर है, जी यदि आर ई में पृथ्वी की त्रिज्या और गुरुत्व त्वरण में संबंध पूछे, यदि घनत्व नियत कह रहा है तो जो जी होगा वो समानुपाती होगा आर के, और यदि घनत्व नियत नहीं कह रहा तो जो जी होगा वो व्युत्क्रमानुपाती का वर्ग होगा। याद रखना है, क्योंकि इससे पहली वाली स्लाइड में मैंने बता चुका हूँ। तो इससे बाद में है घनत्व। जब घनत्व नियत है तो जी घनत्व के समानुपाती होगा, और जो घनत्व है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि घनत्व और पृथ्वी की त्रिज्या में क्या संबंध बनेगा, तो सबसे लास्ट में लिखा है कि पृथ्वी की त्रिज्या और घनत्व में क्या संबंध है, तो डी समानुपाती होता है 1/r के। आई बात समझ में? यदि समझ में आई है तो अब तक तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो। जो आपके सामने लिखी है इसमें हम बात करेंगे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो गुरुत्व त्वरण है उसमें कितना परिवर्तन होगा। तो आपका याद रखना है स्टूडेंट्स कि हम पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं, यदि ऊपर जाते हैं, h ऊंचाई पे जाते हैं, तो कितना परिवर्तन होगा गुरुत्व त्वरण पे। तो वो सभी इसमें लिखे हैं फॉर्मूले, 3 के 3 फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्लाइड में चमक भी रहे होंगे। जो डी जी डैश होता है वो होता है GM/RE+H का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स याद रखना है RE+H का होल स्क्वायर आएगा। दूसरा फॉर्मूला है, यदि जी डैश बराबर होगा जी ब्रैकेट 1 - के 2H/R के बराबर होगा, और स्टूडेंट जी डैश बराबर होगा G1 के H/R का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स तीनों फॉर्मूले जो स्लाइड में आपको चमक रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर बनेगा फॉर्मूले से। और यदि गहराई की बात करें और यदि ऊंचाई की बात करें तो गुरुत्व त्वरण का मान हमेशा घटता ही है। यदि हम ऊपर चले जाए पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी की सतह से गहराई में चले जाए तो हमेशा गुरुत्व त्वरण का मान जो है घटेगा ही घटेगा। ये आपके लिए कॉन्सेप्ट है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने लिखी है और मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है। यदि यो स्लाइड आप मिस करोगे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना हुआ है, क्या पता आपके पेपर में भी क्वेश्चन बन जाए। देखिए लिखा है पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर जाने पर जो गुरुत्व त्वरण होगा वो G/2 होगा। कितनी ऊंचाई पर जाने पर, तो मेरे भाई याद रखना है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है कि h जो होगी, ऊंचाई जो होगी वो होगी √2 - k1 ब्रैकेट से बाहर होगा पृथ्वी की त्रिज्या r की गुना। लेकिन यदि बोल रहा है कि गुरुत्व त्वरण जो होगा G/4 होगा तो कितना होगा, h बराबर r के होगा। जो पृथ्वी की त्रिज्या है उतनी ऊंचाई पे यदि हम ऊपर चले जाए तो हमारा जो गुरुत्व त्वरण का मान होता है वो G/4 के बराबर होता है। यदि वीडियो आपको और गुरुत्वाकर्षण के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे हैं तो स्टूडेंट्स लाइक शेयर कमेंट करे बिना मत जाइए और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।